हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन प्लान। लेसन प्लान क्या है? एक पाठ योजना होती है। इसे हम क्यों बनाते हैं और यह क्यों आवश्यक होती है, इसकी कुछ आवश्यकताएं, परिभाषाएं, महत्व और इसका प्रारूप कैसे बनाया जाता है, वो सारी चीजें आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप बीएड सेकेंड ईयर एंड डीएलएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बीएड सेकेंड ईयर में ये सिलेबस में दिया गया है कि टीचिंग मेथड कैसे तैयार की जाती है। यदि आप किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे आपकी कॉमर्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, तो इनमें कैसे लेसन प्लान आप तैयार कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक फॉर्मेट बता रही हूँ। इकोनॉमिक्स का फॉर्मेट तैयार किया है मैंने, आप उसी के अकॉर्डिंग अपने अपने सब्जेक्ट का एक फॉर्मेट इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं वीडियो को। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे जो भी नए यूज़र हैं, अभी तक हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नई नई नोटिफिकेशन, नए नए नॉलेज मिलते रहेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले पाठ योजना। लेसन प्लान होता क्या है? तो फ्रेंड्स, लेसन प्लान क्या होती है? एक पाठ योजना होती है कि एक टीचर्स क्या करता है, क्लास में जाने से पहले अपने माइंड में एक पहले प्रारूप तैयार करता है कि उसे क्लास में जाएगा तो वो क्या पढ़ाएगा। तो पहले से एक प्रिपरेशन करता है, एक पहले से एक प्रारूप तैयार करता है कि उसे आज क्लास में क्या पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, कौन कौन सी मेथड का यूज़ करना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब टीचर्स क्लास में एंट्री करता है तो वो पहले सबसे पहले खुद प्रिपेयर होता है कि उसे कौन सा टॉपिक आज बच्चों को पढ़ाना होगा और कौन कौन सी मेथड का यूज़ करना है और कौन कौन सी शिक्षण सामग्री का यूज़ करना है उसे। जैसे कि फॉर एग्जांपल श्यामपट्ट का यूज़ पोस्टर के माध्यम से और इन सब प्रोजेक्टर के माध्यम से, इन सब तरीकों से वो क्या करता है, उनको पढ़ाता है। तो जिसे हम क्या कहते हैं, लेसन प्लान कहते हैं। तो इसका शुद्ध यानी कि जो इजी हम कह सकते हैं कि पाठ योजना क्या कहलाती है। पाठ योजना वह होती है जिसमें एक टीचर्स क्लास में जाने से पहले अपने आप को क्या करता है, प्रिपेयर करता है कि उसे कौन सा टॉपिक क्लास में पढ़ाना है, कौन कौन सी मेथड का यूज़ करना है, उसे हम क्या कहते हैं, लेसन प्लान कहते हैं। तो देखते हैं हम लेसन प्लान क्या है। शिक्षक एक पाठ को पढ़ाने के लिए छोटी छोटी इकाइयों में बांट लेता है। अब सपोज देन टॉपिक बहुत बड़ा है तो वो क्या करता है, 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लेता है। तो शिक्षक क्या करता है, जो भी लेसन पढ़ा रहा है तो उसे छोटी छोटी इकाइयों में बांट लेता है, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो क्लास है वो 40 मिनट्स की है या 30 मिनट्स की है, कि आपको उसमें कितना कवर करना है, बच्चों को कितना पढ़ाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पढ़ाने के लिए वो क्या करता है, एक रूपरेखा तैयार करता है, एक प्रारूप तैयार करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पाठ योजना कहते हैं। तो टीचर्स क्या करता है, जो भी टॉपिक पढ़ा रहा है उसे छोटी छोटी इकाइयों में डिवाइड कर देता है और इसे पढ़ाने के लिए एक प्रारूप तैयार करता है, जिसे हम कहते हैं पाठ योजना कहते हैं। अब देखते हैं हम कि कक्षा शिक्षण से पूर्व, मतलब टीचर कक्षा में जाने से पूर्व क्या करेगा, जो भी टॉपिक होगा उसके संदर्भ में एक रूपरेखा तैयार करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पाठ योजना कहते हैं। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि लेसन प्लान की क्या परिभाषा है। सबसे फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू बीनिंग एंड बीनिंग के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, डेली लेसन प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिफाइंड एंड ऑब्जेक्ट, सिलेक्टिंग एंड अरेंजिंग द सब्जेक्ट मैटर एंड डिटरिंग द मेथड एंड प्रोसीजर। दैट मीन्स हो जाएगा कि बीनिंग एंड बीनिंग कहते हैं कि दैनिक पाठ योजना के निर्माण के उद्देश्यों को परिभाषित करना। जो भी आप पाठ योजना बना रहे हैं, सबसे पहले उसका आप निर्माण करिए, उसमें उद्देश्य बनाइए कि उसके क्या एम्स हैं, उनको डिफाइन करिए। फिर पाठ्य वस्तु का चयन करिए कि आपका क्या टॉपिक है, आप किस टॉपिक को बच्चों को समझाने जा रहे हैं, तो पाठ्य वस्तु का चयन करिए तथा उसे क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना। आप सीक्वेंस से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सिलेबस रहता है फ्रेंड्स, वो यूनिट टू यूनिट डिवाइड रहता है कि फर्स्ट यूनिट में आपको कितना पढ़ाना है, सेकंड में कितना पढ़ाना है। तो आप उसको यूनिट 1, यूनिट 2 इसके अकॉर्डिंग आप उनको व्यवस्थित करके पढ़ा सकते हैं और
प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण की विधि, जो भी आपको लगता है कि जो भी आप मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे श्यामपट्ट विधि का, व्याख्यान विधि का, प्रश्नोत्तर विधि, तो इन विधियों का आप यूज करके प्रक्रिया का निर्धारण करना ही क्या कहलाता है, हमारा पाठ योजना कहलाता है। तो दैनिक पाठ योजना के निर्माण के उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना और उसे क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना तथा प्रस्तुतिकरण की विधियों का यूज करना, इसे ही हम क्या कहते हैं, पाठ योजना कहते हैं। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स पाठ योजना की आवश्यकताएं, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान, कि एक अच्छी पाठ योजना बनाने के लिए हमें क्या क्या जरूरी चीजें, क्या क्या आवश्यक होती हैं, क्या इसके इम्पोर्टेंस होते हैं, क्या इसके महत्व होते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका प्रभावी शिक्षण, इफेक्टिव टीचिंग। तो इसको देख लेते हैं कि क्या होता है। जब भी हम कोई लेसन प्लान तैयार करते हैं फ्रेंड्स, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक उचित शिक्षण होना चाहिए, उचित वातावरण होना चाहिए कि हमें पहले से उस चीज की क्या हो, योजना हो, पहले से हम उस चीज के बारे में नॉलेज हो, तो जिससे हमारी टीचिंग कैसी हो सकती है, प्रभावी हो सकती है। बच्चों को क्या करे, वो इफेक्टिव करे, प्रभावी बनाए, कि आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसको अच्छे से पढ़ाएं कि जिसमें बच्चों का क्या हो, इंटरेस्ट हो, यानी कि जो आप लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं तो वो कैसा हो, प्रभावी हो। सेकंड है आपका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आपने पहले से योजना बना ली है, अब आपके माइंड में पहले से वो चीजें तैयार हो चुकी हैं कि आपको क्या टॉपिक पढ़ाना है, तो आप में क्या हो जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएगा, आप में आत्मविश्वास की भावनाएं डेवलपमेंट हो जाएंगी। देन नेक्स्ट है पूर्व जानकारी, पहले से आपको क्या हो, उस चीज के बारे में नॉलेज हो कि आपको सहायक सामग्री कौन कौन सी लग रही है, चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, श्यामपट्ट, प्रोजेक्टर, तो आपको पहले से उस चीज के बारे में क्या हो, नॉलेज हो कि आप क्लास में जब पढ़ाने जा रहे हैं तो पहले से वो सारी चीजें आपके सामने अवेलेबल हो, श्यामपट्ट हो, उसमें चौक भी हो, डस्टर हो, तो पूर्व जानकारी आपको पहले से उस चीज का क्या हो, नॉलेज हो कि आप किसी भी कक्षा में पढ़ाने जा रहे हैं तो ये सारी चीजें वहां पर अवेलेबल है या नहीं है। देन नेक्स्ट है समय का अधिकतम सदुपयोग, यानी कि आप जब पाठ योजना तैयार कर लिए हैं आपने, तो आपको 40 मिनट की क्लास रहती है, तो उसमें आपको कितना पढ़ाना है, बच्चों को कितना समझाना है, कितना आपको एक्सप्लेन करना है, फिर बच्चों से आपको कितना पूछना है, तो इससे क्या होगा, समय का अधिकतम सदुपयोग होगा। आप एक टाइम मैनेज करके जाइए कि आपको कितना टॉपिक बच्चों को एक्सप्लेन करना है और बच्चों से कितना पूछना है, जिससे क्या हो सकता है, समय का अधिकतम सदुपयोग हो सकता है। नेक्स्ट है समस्याओं व कठिनाइयों का पूर्वाभ्यास। अब बच्चों से जो भी चीजें नहीं बन रही हैं तो आप क्या करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें, कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप उनको क्लियरली उनके डाउट क्या करें, क्लियर करें। देन नेक्स्ट है सीमा निर्धारण, मतलब जो भी चीजें आप पढ़ा रहे हैं उसके लिए क्या हो, एक सीमा हो, ये नहीं कि हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं, एक समय सीमा क्या हो, निर्धारित की जाए कि जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो उस समय पर क्या हो, कंप्लीट हो जाए। तो ये होती है पाठ योजना की आवश्यकताएं एवं महत्व। कौन कौन सी है, प्रभावी शिक्षण है, आत्मविश्वास है, पूर्व जानकारी होनी चाहिए, समय का अधिकतम सदुपयोग होना, समस्याओं व कठिनाइयों का पूर्वाभ्यास होना, देन नेक्स्ट है समय सीमा का निर्धारण करना। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कि पाठ योजना का प्रारूप, कैसे लेसन प्लान तैयार किया जाता है, इसका मैंने पूरा फॉर्मेट बनाया है। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे हम अपना लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप हैं, कौन कौन सी विधियों का यूज किया जाता है। तो देखते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे पाठ योजना फर्स्ट। यदि आपकी पाठ योजना फर्स्ट है, सेकंड है, तो आप ऊपर सबसे पहले टॉपिक डालिए कि पाठ योजना पहला है। फिर आप लिखेंगे दिनांक, किस डेट में आपने पाठ योजना तैयार की है। फिर आपका आएगा कक्षा, तो मैंने कक्षा 11वीं का लिया है टॉपिक। सब्जेक्ट डालिए आप कि आपका क्या सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, ज्योग्राफी है या केमिस्ट्री है, आपका क्या सब्जेक्ट है, तो आप अपना सब्जेक्ट डाल सकते हैं इसमें। फिर कालखंड, कालखंड यानी कि आपका जो पीरियड का टाइम है वो पहला है कि दूसरा है, तीसरा है, इस तरीके से आप इसमें अपने अकॉर्डिंग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं फ्रेंड्स। फिर आएगा विद्यालय, आपने किस स्कूल में टीचिंग की है तो उस स्कूल का नाम आ जाएगा इसमें। फिर आएगा आपका समय अवधि,
तो आपकी जो समय अवधि है, स्कूल की जो टाइमिंग है, 1 घंटे का जो पीरियड रहता है वो 40 मिनट्स का है कि 35 मिनट्स का है, तो वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऊपर तो इतनी चीजें आ जाएंगी, क्या क्या हो जाएगा हमारा, दिनांक, कक्षा, विषय, कालखंड, विद्यालय एंड समय अवधि। अब आपका आता है प्रकरण। प्रकरण यानी कि क्या हो जाएगा कि आपका टॉपिक क्या है, तो आप अपना टॉपिक बताइए। जैसे मैंने इसमें बताया है प्राथमिक व्यवसाय के बारे में। अब आप बताइएगा समान उद्देश्य। तो समान उद्देश्य कम से कम आपके फ्रेंड्स 4 या 5 होने चाहिए। मैंने इसमें 5 बताया है कि आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट है छात्रों को भारत के प्राथमिक व्यवसाय के प्रति रुचि प्रदान करना। जो भी आपका टॉपिक होगा फ्रेंड्स आप इसमें इंक्लूड कर दीजिएगा। बाकी ये पूरी चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी कि छात्रों को भारत के प्राथमिक व्यवसाय के बारे में जो भी आप टॉपिक है तो उनको क्या करना, इंटरेस्ट प्रदान करना कि उनको पहले से इस चीज के बारे में नॉलेज है या नहीं, उनको जागृत करना। सेकंड है छात्रों को प्राथमिक व्यवसाय की व्याख्या कराने योग्य बनाना कि बच्चों को पहले से इस चीज के बारे में नॉलेज है या नहीं है, तो उनको उसके क्या बनाना, उनको इससे योग्य बनाना। नेक्स्ट है छात्रों को प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित पूर्व कथन देने योग्य बनाना। जो भी छात्र हैं तो आपका जो भी टॉपिक है उससे संबंधित उनको नॉलेज प्रोवाइड करना कि पूर्व कथन देना, जिससे बच्चा उनके आंसर को दे सके। फोर्थ है छात्रों को प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित चार्ट का प्रदर्शन करना। यदि आप चार्ट, मॉडल जो भी आप बच्चों को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है छात्रों में रचनात्मक प्रवृत्ति को जोड़ना। उनमें क्या क्या क्रिएटिविटी है वो सारी चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स समान उद्देश्य कितने हो जाएंगे आपके, 4 या 5 हो जाएंगे। अब फिर आपका आता है विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में क्या लिखेंगे आप कि आपका जो टॉपिक है एक ही लिखेंगे आप कि छात्रों को प्राथमिक व्यवसाय के बारे में अध्ययन कराना। जो आपका टॉपिक है तो उसके बारे में आज हम बच्चों को क्या कराएंगे, अध्ययन कराएंगे। फिर आता है आपका शिक्षण सहायक सामग्री। फ्रेंड्स ये चीजें आप ध्यान में रखिए कि आवश्यक सामग्री अलग होती है और शिक्षण सहायक सामग्रियां अलग होती हैं। जो आपकी टीचिंग मेथड जो आप लेकर जाते हैं तो शिक्षण सहायक सामग्री में क्या हो जाएगा, चार्ट हो जाएगा। आप चार्ट के माध्यम से बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। पोस्टर हो गया, आप जो भी पोस्टर में जो भी पिक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं उसके माध्यम से आप बच्चों को समझा सकते हैं। चित्र के माध्यम से बता सकते हैं बच्चों को। ये आपकी कौन सी सामग्री हो गई, शिक्षण सहायक सामग्री हो गई। फिर आपका आता है आवश्यक सामग्री जो आपके लिए आवश्यक होती है। तो श्यामपट्ट ये तो आवश्यक ही है क्योंकि जो भी हम टॉपिक समझाएंगे बच्चों को तो हम क्या लिखेंगे, बोर्ड पे ही टॉपिक का नाम सबसे पहले लिखेंगे कि आज हम ये टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। तो श्यामपट्ट हो गया, चौक हो गया, डस्टर हो गया, ये आपकी आवश्यक सामग्री होती है। तो फ्रेंड्स इतना तो आप लोगों को आ ही गया होगा कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, दिनांक, कक्षा, विषय, कालखंड, विद्यालय, समय अवधि। फिर आप प्रकरण में आप अपना टॉपिक डालिए। फिर आपके आ जाते हैं समान उद्देश्य। जैसा कि मैंने आपको बताया कि समान उद्देश्य आप कितने लिखेंगे, 5। और विशिष्ट उद्देश्य में आप क्या लिखेंगे, जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री में कि क्या क्या आएगा, चार्ट, पोस्टर एवं चित्र। फिर आवश्यक सामग्री आपकी क्या होगी, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर। फिर आपका आता है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में आप क्या लिखेंगे कि छात्रों को प्राथमिक व्यवसाय के बारे में सामान्य जानकारी है। मतलब हमने बच्चों से पूछा कि आज हम प्राथमिक व्यवसाय के बारे में पढ़ेंगे, तो हमने उनसे बेसिक सा थोड़ा सा टॉपिक पूछा, तो उनको थोड़ा बहुत इस चीज के बारे में क्या है, थोड़ा सा नॉलेज है कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रस्तावना प्रश्न निकालेंगे। तो प्रस्तावना प्रश्न में क्या लिखेंगे आप कि छात्र अध्यापक की क्रियाएं एंड छात्र की क्रियाएं। तो छात्र अध्यापक यानी कि टीचर्स बच्चों से क्वेश्चन करेगा कि उनको पहले से उस चीज के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, कम से कम आप ना प्रस्तावना प्रश्न में आप 5 क्वेश्चन निकालिए या 4 क्वेश्चन निकालिए। तो कम से कम 3 क्वेश्चन के आंसर बच्चे दे पाए और एक जो 4th क्वेश्चन रहेगा वो आपका कैसा रहेगा, समस्यात्मक रहेगा। जैसे कि भारत की अधिकांश जनता कहाँ निवास करती है। अब बच्चों को इसका आंसर बनेगा कि कहाँ निवास करती है, बच्चे इसका आंसर देंगे। तो कहाँ है, गांव में निवास करती है। सेकंड है गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि है।
कृषि के अतिरिक्त गांव वासियां कौन कौन से व्यवसाय करते हैं? उनके कृषि के अतिरिक्त कौन कौन से व्यवसाय कर सकते हैं? ये पशुपालन, मछली पालन आदि। अब आता है हमारा फोर्थ जो रहता है वो समस्यात्मक रहता है। ये सभी छोटे उद्योग किस श्रेणी के उद्योग कहलाते हैं? तो बच्चों से इन चीज का आंसर नहीं बनेगा क्योंकि ये जो रहेगा थोड़ा सा टफ रहेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न के क्वेश्चन आप कितने निकालेंगे फ्रेंड्स? 4 निकालेंगे, जिसमें से 3 के आंसर बच्चों से बन जाएंगे और फोर्थ जो रहेगा वो आपका कैसा रहेगा, समस्यात्मक रहेगा। अब हमारा आता है उद्देश्य कथन। अब हमने प्रस्तावना प्रश्न निकाल लिए, अब हम क्या लिखेंगे, उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में आप क्या लिखेंगे फ्रेंड्स कि छात्रों आज हम प्राथमिक व्यवसाय के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स जो भी आपका टॉपिक होगा उस टॉपिक को आप बकायदा इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे और वो टॉपिक के बारे में आज हम बच्चों को समझाएंगे। तो बच्चों को आप क्या कहेंगे कि बच्चों आज हम प्राथमिक व्यवसाय के बारे में अध्ययन करेंगे। अब फिर आता है आपका शिक्षण विधि। तो आप कौन कौन सी विधियां यूज कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि या सैंपल विधि? तो आप इसमें लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि आप कौन कौन सी टीचिंग मेथड का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम सबसे ज्यादा लेक्चर विधि का यूज करते हैं, प्रश्नोत्तर विधि का भी यूज करते हैं और बोर्ड का यानी कि सैंपल विधि कि हम बोर्ड में लिख के बच्चों को समझाते हैं। तो आप इसमें लिख दीजिएगा कि शिक्षण विधियों का हम यूज करते हैं। फिर आपका आता है प्रस्तुतिकरण। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, प्रस्तुतिकरण बीएड में हम क्या करते हैं, कोई 2 एनवीटी में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, उसको हम डायरेक्टली समझाते हैं। लेकिन डीएलएड में क्या होता है कि हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। जो डीएलएड जब हम कर रहे हैं तो क्योंकि हमें जो टीचिंग मिलती है, स्कूल मिलता है, तो हम उसमें छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम उसे 2 अन्विति में डिवाइड कर देते हैं, प्रथम अन्विति और द्वितीय अन्विति। तो प्रथम अन्विति में क्या होता है कि जो भी हमारा टॉपिक है तो उसको हम 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। लेकिन बीएड में क्या होता है, जब भी हम बीएड कर रहे हैं और हमें पाठ्य योजना बनानी है तो उसे हम 2 यानी कि 2 अन्विति में डिवाइड नहीं करते हैं। बस हम टॉपिक जो रहता है उसको 2-3 टॉपिक में इंक्लूड कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसका कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है कि यहाँ पे प्रथम अन्विति, द्वितीय अन्विति, क्योंकि ये जो प्रथम अन्विति और द्वितीय अन्विति किस में आएगी, ये सिर्फ डीएलएड वाले जो बच्चे हैं, डीएलएड जो कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा एंट्री डीएलएड जो कोर्स होता है आपका, तो उसमें आपका क्या आ जाएगा, 2 एनवीटी में डिवाइड होगा। लेकिन जो बीएड के जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रस्तुतिकरण लिखिएगा आप और उसके बाद आप कॉलम बनाइए। कौन कौन से हैं, फर्स्ट कॉलम आपका रहेगा शिक्षण बिंदु, सेकंड रहेगा छात्र अध्यापक की क्रियाएं, थर्ड रहेगा छात्र की क्रियाएं कि बच्चा क्या कर रहा है, और फोर्थ आपका रहेगा श्यामपट्ट कार्य। तो सबसे पहले शिक्षण बिंदु में आप क्या लिखेंगे, टॉपिक, कि आपका टॉपिक क्या है, कि आप क्या समझा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने इसमें टॉपिक दे दिया है प्राथमिक व्यवसाय का अर्थ। अब मैंने प्राथमिक व्यवसाय का पूरा अर्थ लिखा है कि प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है, इसे हम क्या कह सकते हैं, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये पूरा मैंने एक टॉपिक लिख दिया है। क्योंकि टीचर्स क्या कर रहे हैं, एक लेसन प्लान पूरा बच्चों को समझा रहा है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि छात्र क्या कर रहा है, उस चीज को ध्यान पूर्वक सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, वो आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं कि छात्र ध्यान पूर्वक क्या कर रहे हैं, उस लेक्चर को ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। यदि आप श्यामपट्ट का यूज कर रहे हैं तो आप बोर्ड में क्या क्या चीजें लिख रहे हैं वो आप इस पे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, कि प्राथमिक व्यवसाय। इतना पूरा सारांश समझाने के बाद आपने बोर्ड पे क्या किया, जो मुख्य पॉइंट हैं, जो मैन बिंदु हैं, उनको आपने लिखा कि प्राथमिक व्यवसाय में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सारी चीजें। यदि आप पिक्चर्स के माध्यम भी से समझाना चाहते हैं तो पिक्चर्स के माध्यम से भी आप बच्चों को समझा सकते हैं। मैंने देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या किया, कॉपी में ब्लैक कलर का बोर्ड लगाया है। आप ब्लैक कलर का बोर्ड भी लगा सकते हैं, पिक्चर्स भी बना सकते हैं और इस तरीके से आप पिक्चर की कटिंग करके भी उसमें लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। अब सेकंड टॉपिक देखते हैं हमारा। मैंने अन्विति में डिवाइड नहीं किया है फ्रेंड्स, बस टॉपिक में डिवाइड किया है। तो सेकंड टॉपिक क्या रहेगा आपका, पशुपालन। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप टॉपिक डिवाइड कर सकते हैं। तो पशुपालन के बारे में पूरा बताया है कि क्या होता है पशुपालन। छात्र जो टीचर्स रहेंगे वो बच्चों को पूरा बताएंगे कि पशुपालन क्या होता है, कैसे किया जा सकता है,
ये पूरा हो गया। अब इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा कि छात्र क्या कर रहा है, उन्हें ध्यानपूर्वक उसे सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, और आप श्यामपट्ट पे जो भी लिख रहे हैं वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि आपने बोर्ड पर कौन कौन से टॉपिक को लिखा है। जैसे कि मैंने इसमें लिख दिया है कि मुख्य बिंदु है भारत में सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है। अब कहाँ पाया जाता है तो कितना कितना प्रतिशत है वो मैंने इन सारी चीजों को ऐसा डायग्राम के माध्यम से बता दिया। ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब आपका आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में मैंने बता दिया कि क्योंकि आपका जो टॉपिक है वो बहुत लेंथी है तो उसको हम पॉइंट टू पॉइंट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे थर्ड पॉइंट मैंने लिख दिया मत्स्य उद्योग, मत्स्य उद्योग। तो मत्स्य उद्योग में ये पूरा मैंने इसको समझाया है कि क्या होता है, कैसे किया जाता है, भारत में मछली का सबसे तीसरा स्थान कौन सा है। हम इन सारी चीज़ों को बच्चों को सुनाते हैं। बच्चा क्या कर रहा है, उस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनता है। और बोर्ड में आपको जो जो टॉपिक ऐसा लगता है कि हम बोर्ड में बच्चों को लिखकर समझा सकते हैं तो बोर्ड पे आप लिख सकते हैं। कुछ मेन पॉइंट्स जो रहते हैं जो समझाने लायक रहते हैं वो आप उनको बोर्ड पे इंक्लूड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इतना करने के बाद जैसे कि आपको प्रस्तुतिकरण, तो मैंने प्रस्तुतिकरण आप देख सकते हैं मैंने 3 टॉपिकों में डिवाइड कर दिया है। प्रथम पहले अर्थ बताया, फिर उसके बाद उसका थोड़ा सा कि पशुपालन कैसे किया जाता है, फिर मत्स्य पालन कैसे किया जाता है। ये 3 टॉपिक आपने इंक्लूड कर दिया क्योंकि हमारा लेसन प्लान थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, तीनों टॉपिक करने के बाद आप बोध प्रश्न निकालेंगे, बच्चों से बोध प्रश्न पूछेंगे। तो बच्चे क्या करेंगे, उसका आंसर देंगे। तो छात्र अध्यापक की क्रियाएं, छात्र की क्रियाएं हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन रखा है मैंने, प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं। आप इसमें से जो टॉपिक है फर्स्ट टॉपिक, इसी में से आप क्वेश्चन निकालिए जितना आपने समझाया है, जिससे क्या करें बच्चे उस चीज का आंसर दे पाए, क्योंकि आप उस टॉपिक को अच्छे से समझाएं जिससे बच्चों को इनका आंसर बन सकेगा। तो प्राथमिक व्यवसाय क्या होते हैं, वे व्यवसाय जिनमें प्राकृतिक के साधन का सीधा उपयोग किया जाता है उन्हें हम कहते हैं प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। सेकंड है प्राथमिक व्यवसाय के नाम बताइए, तो आप इनके नाम बता सकते हैं, पशुपालन, कृषि। थर्ड क्वेश्चन है कुछ प्रमुख पशुपालन से संबंधित व्यवसाय कौन कौन से हैं, तो दुग्ध है, व्यापार है, चमड़ा उद्योग है। तो इस तरीके से फिर सर्वाधिक पशुपालन विश्व में कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भारत में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, तीनों टॉपिक से कितने क्वेश्चन निकाल लेंगे फ्रेंड्स, 5 क्वेश्चन निकाल लेंगे। देख सकते हैं आप 4 या 5 क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका कौन सा बन जाएगा, बोध प्रश्न बन जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, पुनर्अवलोकन करेंगे, यानी कि पुनरावृत्ति। आप बच्चों से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बच्चे इनका आंसर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, आप एक बार रिवीजन करा सकते हैं। आप बच्चों से 5 या 4 क्वेश्चन करा सकते हैं, पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें लिख दिया है कि क्वेश्चन पहला, प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है। जो तीनों टॉपिक से आप कितने क्वेश्चन निकाल सकते हैं, 4 या 5 निकाल सकते हैं। फिर आपका आता है कक्षा कार्य। तो फ्रेंड्स, कक्षा कार्य में क्या हो जाएगा कि क्लासरूम में आपने बच्चों को क्या क्या पूछा या क्या क्या होमवर्क दिया होगा, तो एक शब्द में उत्तर दीजिए। आप बच्चों से एक शब्द में उत्तर पूछ सकते हैं। कम से कम एक शब्द में जो उत्तर रहेंगे वो आपके 3 रहेंगे। आप या तो फिर सत्य असत्य पूछ सकते हैं बच्चों से, तो ये भी कितने रह सकते हैं, 3 रह सकते हैं। उसके बाद सत्य असत्य के बाद आप क्या कर सकते हैं, सही जोड़ी या रिक्त स्थान। तो फ्रेंड्स, आप कक्षा कार्य में कितने टॉपिक इंक्लूड कर सकते हैं, 4। एक शब्द में उत्तर दीजिए पूछ सकते हैं बच्चों से, सत्य असत्य भी पूछ सकते हैं, और फिर आप क्या पूछ सकते हैं बच्चों से, सही जोड़ी या खाली स्थान, जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो ये तो हो गया आपका क्या, कक्षा कार्य हो गया। अब उसके बाद आपका आता है गृह कार्य। तो बच्चों को आपने जितना भी 40 मिनट में पढ़ाया, पढ़ाने के बाद क्या करेंगे, आप बच्चों को होमवर्क देंगे। कम से कम 2 प्रश्न रखेंगे उनके लिए कि दोनों में से उनसे जो भी आंसर बनेगा उनको ये गृह कार्य देंगे, 2 क्वेश्चन देंगे कम से कम। तो बच्चे क्या करेंगे, उसका आंसर लिख कर लाएंगे नेक्स्ट दिन। तो इस तरीके से आप अपना लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं फ्रेंड्स। और एंड में आप क्या लिखेंगे, पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, फिर विषय शिक्षिका के हस्ताक्षर, और लास्ट में लिखेंगे छात्र अध्यापक के हस्ताक्षर। इस तरीके से आप अपना लेसन प्लान फ्रेंड्स तैयार कर सकते हैं। मैंने आपको इकोनॉमिक्स का बताया है, आप इसी तरीके से
कॉमर्स हो गया, सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया या बायो हो गया या केमिस्ट्री, आप इसी प्रारूप के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यदि ये वीडियो यूजफुल लग रही है, यदि आपको और किसी टॉपिक पर या किसी और सब्जेक्ट पर आपको लेसन प्लान चाहिए है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू आप सभी को।